हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आईटीआई सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन मॉडल पेपर 7 डिस्कस करने वाले हैं। और ये इस मॉडल पेपर बिल्कुल आपका सीबीटी पैटर्न पर रहने वाला है। इसमें आपको ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन मिलेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6 क्वेश्चंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चंस। जैसे आपके 75 क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिए एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर करिएगा एंड आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा। और आप अपना स्कोर मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। मैंने आपको बताया था जो हमारी जो बाइंडिंग होती है वो 2 तरह की होती है। पहली आपकी लैप बाइंडिंग होती है और दूसरी आपकी वेब बाइंडिंग होती है। इसमें आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, ए बराबर पी होता है। मतलब ए हमारा क्या होता है, समांतर रास्ते, और पी क्या होता है, पोल। तो समांतर रास्ते बराबर होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के, यानी जितने जितने पोल होंगे उतने ही समांतर रास्ते होंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ए बराबर 2 ही होता है, हमेशा 2 होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स से मैटर नहीं करता है कि नंबर ऑफ पोल्स कितने भी हों, लेकिन समांतर रास्ते हमारे 2 ही होंगे। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, लैप बाइंडिंग में आपका क्या होता है, लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होता है, लो करंट होता है और हाई वोल्टेज होता है। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनता है। फिलहाल इस पर क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो समझते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है लैप बाइंडिंग, है ना। तो लैप बाइंडिंग की बात हो रही है, तो वेब को हटा देते हैं। तो यहाँ पर लैप बाइंडिंग में कह रहा है कि नंबर ऑफ पोल्स कितने, 4 हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस वो 4 ऑप्शन लगा करके आ जाएंगे और हो जाएगा आंसर गलत। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। यहाँ पर डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग की बात हो रही है, यानी यहाँ पर डुप्लेक्स बोला गया है। और डुप्लेक्स का मतलब होता है इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर ट्रिप्लेक्स होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर क्वाडप्लेक्स होता तो 4 से करते, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। डुप्लेक्स बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर कितना आएगा, 8। और ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस चीज़ को आपको याद में रखना चाहिए था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे टाइम दिया है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो समझते हैं समांतर रास्ते बराबर होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के। हाँ होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे समांतर रास्ते बराबर हो जाते पोल के अगर यहाँ पर डुप्लेक्स नहीं बोला होता, है ना। अगर बोलता जनरेटर के लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं, हाँ तब हमारा 4 आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ पर डुप्लेक्स बोला है तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वाइंडिंग किस प्रकार का परीक्षण दर्शाया गया है। ये आपका वाइंडिंग और इसमें किस तरह का टेस्ट चल रहा है वो आपको बताना है। और ये सारे चित्र मैंने चित्र वाली क्लास में बता रखी हैं। अगर आपने चित्र वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने आपको 70+ आपको चित्र बताए हैं, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट हो रहा है ना, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पोलैरिटी टेस्ट लगा देते हैं, है ना। तो पोलैरिटी टेस्ट नहीं है, ये हमारा कौन सा टेस्ट है, रेजिस्टेंस टेस्ट, है ना। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेजिस्टेंस टेस्ट। ओके, यहाँ पर ये पोलैरिटी टेस्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था लिमिट स्विच का हम यूज़ करते हैं लिफ्ट में, है ना। किस में करते हैं, लिफ्ट में। तो लिफ्ट परिपथ आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टेटर बोला है, स्टेटर या रोटर बोलेगा तो क्या होगा, देखिए पहला आपका होता है स्टेटर और दूसरा आपका रोटर, है ना। आपके ग्राउलर कितने तरह के होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ग्राउलर आपके कितने, 2 तरह के होते हैं। एक आपका एक्सटर्नल ग्राउलर होता है, दूसरा इंटरनल ग्राउलर होता है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सटर्नल लिख देता हूँ। चलिए, एक्सटर्नल ग्राउलर और इंटरनल ग्राउलर। इंटरनल ग्राउलर 2 तरह के होते हैं। अगर बात करेगा स्टेटर की तो हम एक्सटर्नल ग्राउलर की बात करेंगे। अगर बात करेगा रोटर की टेस्ट की तो हम इंटरनल ग्राउलर की बात करेंगे। यहाँ पर भी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की बात करेगा, यहाँ पर भी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की बात करेगा। तो ये मैंने एक ट्रिक बता दी आपको। कैसे, आप ABCD पढ़ेंगे ना, तो पहले क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद ऐसा आएगा ना। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी मैंने। यहाँ पर रोटर ऊपर आएगा, है ना, रोटर, और यहाँ पर स्टेटर। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखेंगे। RS, है ना। जब आप ABCD पढ़ेंगे सीक्वेंस में तो क्या आएगा, पहले R आएगा उसके बाद S आएगा, है ना, RS। और ABCD आप पढ़ेंगे तो पहले E आएगा उसके बाद I आएगा, है ना, ABCDEFGHI, है ना। तो यहाँ पर देखिए रोटर की बात होगा तो एक्सटर्नल ग्राउलर की बात होगा। अगर इस
स्टेटर की बात होगा तो इंटरनल ग्राउलर की बात करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेटर की बात कर रहे हैं ना, फिर चाहे वो शॉर्ट सर्किट पूछे या ओपन सर्किट फॉल्ट पूछे तो हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल ग्राउलर का। अगर स्टेटर की बात करेगा तो इंटरनल का, तो स्टेटर की बात कर रहा है मतलब इंटरनल ग्राउलर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आर आता है, उसके बाद एस आता है, और यहाँ पर हम ए बी सी डी पढ़ेंगे तो पहले ई आता है, उसके बाद आई आता है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कौन सा ग्राउलर से हम कौन सा टेस्ट करते हैं, किसका टेस्ट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हमसे कह रहा है भारी भार के अचानक भारित होने करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का यूज़ करते हैं। तो भारी भार के अचानक भारित होने की बात करेगा ना, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड यौगिक मोटर है ना, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यानी संचयी यौगिक मोटर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में परिचालन को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। यानी यहाँ पर कह रहा है सीक्वेंस कंट्रोल है ना, जो सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम होता है वो किस डिवाइस के थ्रू करते हैं, है ना। कौन सी डिवाइस है, तो वो हमारा टाइमर होता है। कौन होता है, टाइमर। टाइमर क्या करता है भैया, टाइमर स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करता है। किसको, टाइमर स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करता है ना। और ये कब करता है, जब आपकी मोटर 75% की स्पीड पकड़ लेती है तब ये चेंज कर देता है स्टार को डेल्टा में। कभी कभी क्या होता है, टाइमर में टाइम डिले रिले लगी होती है, वो लेट हो जाती है ना, थोड़ा सा उसमें डिले हो जाता है, तो वो क्या करता है, स्टार को डेल्टा में नहीं बदल पाता और आपकी मोटर स्टार में ही चलती रहती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिलहाल हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि VVFD का पूर्ण रूप, यहाँ पर लेकिन VVVFD होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। क्या, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी फोड़ देंगे एकदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है डैम्पर वाइंडिंग, यहाँ पर वाइंडिंग होगा। डैम्पर वाइंडिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था डैम्पर वाइंडिंग के लिए हम कॉपर बार का इस्तेमाल करते हैं। किसका, कॉपर बार का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया, और ये वाला भी चित्र मैंने आपको चित्र वाली क्लास में बता रखा है ना। इसमें क्या कर रहा है, इस वाले स्लॉट का नाम पूछ रहा है, इस वाले स्लॉट का क्या नाम है। तो मैंने आपको बताया था ये हमारे जो है की बेस को फिक्स करने के लिए होता है। किसको, की बेस को फिक्स करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है इस डायग्राम का नाम बताइए। और ऐसा कोई भी डायग्राम नहीं है जो कि आपके आईटीआई का हो और मैंने उसे छोड़ दिया हो, है ना। आईटीआई सेकेंड ईयर की जो ट्रेड थ्योरी है ना, उसमें जितने भी डायग्राम है सारे के सारे डायग्राम, यानी 70+ आप समझते हो बहुत डायग्राम हो गए, तो सारे डायग्राम मैंने क्लास में करा रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ से जो है आपका जा रहा है और यहाँ पर, यानी इसमें कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है ना। और जब भी ऐसा होता है तो वो रिपल्सन मोटर होती है। कौन सा, रिपल्सन मोटर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगर यहाँ से वायर जाता है, इस तरह से जाता है, तो वो कौन सी हो जाती है, यूनिवर्सल मोटर हो जाती है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी मैंने आपको क्वेश्चन आपको कराया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की क्या आवश्यकता है। तो हम नकारात्मक फीडबैक की क्या आवश्यकता पड़ती है हमें, है ना, एक एम्पलीफायर सर्किट में। तो मैंने आपको बताया था विकृति को हम न्यूनतम करने के लिए, है ना, विकृति को कम करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसमें हम डिस्टॉर्शन कम से कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं डिस्टॉर्शन को, इसलिए हम जो है इसमें नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है लाइन समाप्ति पर कोने के जो खंभे होते हैं इसके लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक गांव है और उसका कोई ना कोई एक अंतिम छोर होगा, तो वहाँ पर एक खंभा लगा होगा, है ना, पोल। तो वहाँ पर हमने किस तरह का इंसुलेटर यूज़ में लिया होगा। तो मैंने आपको बताया उसे हम क्या कहते हैं, शेकल इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, शेकल इंसुलेटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन और पूछता है, जो आपका इंसुलेटर होता है उसे हम इस आकार का क्यों बनाते हैं, यहाँ पर अंदर की ओर क्यों दबा देते हैं। ये इसका रीज़न अगर आपको पता है ना, तो अभी आप कमेंट करिए, और जिसको भी इसका राइट आंसर कमेंट होगा, मतलब जो भी कमेंट करेंगे राइट आंसर जिसका भी होगा, मैं उसके आंसर को पिन करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है एसी ड्राइव में IGBT का क्या काम होता है, ये आपको बताना है। एसी ड्राइव में IGBT क्या करता है। तो रेक्टिफायर के आउटपुट वोल्टेज को स्थिर बनाए रखता है, या फिर मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है, या फिर एसी को डीसी में, या फिर जो आने वाली एसी है उसमें स्मूथ करता है। तो क्या करता है, बिल्कुल ये करता क्या है,
कंट्रोल द पावर डिलीवर्ड टू मोटर, यानी मोटर को दी गई जो शक्ति है ना उसे क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसे कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट रहता भी है ना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पर आप कमेंट पूछ सकते हो मुझसे, मैं सारे आंसर सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए सूत्र बताइए। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, E इज इक्वल टू 4.445 FT, ये आपका आंसर होता है। देखिए यहाँ पर 445 FT यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दे दिया है ना, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दे दिया है, मिस्टेक कर दिए, एक जगह पर 5 नहीं देगा आपको, है ना, इस तरह से ऑप्शन देगा आपके एग्जाम में। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, 5FT होता है, तो इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है भैया कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति और 6 ध्रुव यानी 6 पोल वाली एक एसी प्रेरण मोटर है, इसकी तुल्यांकित गति बताइए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या मैंने इसका फॉर्मूला आपको नहीं बताया? भाई फॉर्मूला आपको बताया है, क्या है, एन एस की बात कर रहे हैं ना, तो एन एस इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल्स। ये हमारा एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला है ना, तो इसमें हम वैल्यूज़ को रखेंगे। देखिए 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, तो फ्रिक्वेंसी हमें 50 दे रखी है ना, 50 आवृत्ति दे रखी है, अपॉन पोल यानी ध्रुव कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, यहाँ पर 6 लिख देंगे। काटा पीटी करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी के 12, यानी यहाँ पर 20 आ जाएंगे, और 50, 20 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000, है ना, तो 1000 RPM। RPM की फुल फॉर्म क्या होती है, चलिए इसकी RPM की फुल फॉर्म भी आप कमेंट करके बताएंगे। ये कमेंट करने से क्या होता है ना, आपको चीज़ें याद रहती हैं, तो बिल्कुल भी आलस ना किया करें, आपको कमेंट करना है। इसका RPM की फुल फॉर्म आप कमेंट करिएगा क्या है, बाकी मैं देखना चाहता हूँ किन स्टूडेंट्स को ये पता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर में बल आघूर्ण के समानुपाती कौन होता है। डीसी मोटर में बल आघूर्ण के समानुपाती हमारा आर्मेचर करंट होता है। क्या होता है, आर्मेचर करंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को एकदम लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा रिले बिजली कट जाने के बाद भी संपर्कों को उसी स्थिति में बनाए रखता है। यानी ऐसा कौन सा रिले है जो लाइट कट गई है फिर भी जो संपर्क हैं उन्हें वैसे के वैसा ही बनाया हुआ है ना, उसी स्थिति में बनाए रखता है, तो वो कौन सा होता है हमारा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, करंट रिले को ऑप्शन मार के जाती हैं ना, जो गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, लैचिंग रिले। याद रखेंगे, लैचिंग रिले जो है उसी स्थिति में बनाए रखेगा, फिर चाहे बिजली कट जाए कुछ भी हो जाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सिंक्रोनस स्कोप का क्या उपयोग है ना। सिंक्रोनस स्कोप होता है, सिंक्रोस्कोप जिसे कहते हैं, तो उसका क्या उपयोग है ये आपको बताना है। तो ये क्या, ये आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करता है, फेज अनुक्रम को समायोजित करता है। तो फेज अनुक्रम से तो कोई मतलब है नहीं, है ना, आउटपुट वोल्टेज से भी मतलब नहीं है। समानता के लिए सही संदेश, ये भी नहीं होगा। समानता के लिए सही तुरंत संकेत है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखिए यहाँ पर आपूर्ति आवृत्ति को समायोजित करें, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। ये करता क्या है, समानता के लिए सही संकेत देता है और तुरंत संकेत देता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चित्र में दिखाए अनुसार एसी सिंगल फेज मोटर के गति नियंत्रण विधि का नाम बताइए। तो क्या मैंने आपको नहीं बताया, ये एक टेपिंग मेथड है। क्या है, ये टेपिंग मेथड है। यहाँ पर अभी लो पर है, अगर मैं यहाँ पर ले आऊँगा तो मीडियम हो जाएगा, यहाँ पर ले आऊँगा तो हाई पे हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, टेपिंग मेथड है। तो टेप्ड फील्ड मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो अल्टरनेटरों के समांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं, है ना, तो क्या हो, ये कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन कब होती है, जब हमारे दो अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन में जो डार्क लैंप विधि होती है उसमें तीनों लैंप डार्क कब होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, वोल्टेज जब फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तब, है ना। जब हमारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है तभी ऐसा होता है। तो वोल्टेज और आवृत्ति बराबर हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे 4 देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है चित्र में दिखाई गई डीसी मोटर की गति नियंत्रण का नाम बताइए। तो भैया साफ दिख रहा है, ये हमारा आर्मेचर है, और आर्मेचर को डाइवर्ट कौन कर रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है जो कि क्या कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये हमारे आर्मेचर को डाइवर्ट कर रहा है। तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो आंतरिक प्रतिरोध कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, है ना। अगर करंट ज़्यादा होगा
तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी यहाँ पर आई आएगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि डिस्चार्ज सेल है, तो सेल डिस्चार्ज है मतलब उसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है। जो डीसी जनरेटर है ना, इसका आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखते हैं, इसका रीज़न आपको बताना है, जिससे होगा क्या, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम कर सकें। भाई जाहिर सी बात है, जो आप आर्मेचर प्रतिरोध कम रख रहे हो जिससे होगा क्या, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन भी सेम दे दिए हैं, ये कर क्या रहे हैं निमी वाले, समझ में नहीं आता है ना। तो यहाँ पर करना क्या है, एक ऑप्शन को गलत लगा देते हैं ना, इस तरह से हो सकता है ना, ड्रॉप ज़्यादा, है ना। यहाँ पर क्या होगा ना, ज़्यादा लिखा होगा इस तरह से, या ज़्यादा या अधिक, है ना। तो देखिए आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर प्रतिरोध को ज़्यादा करते हैं, बढ़ा देते हैं ना, बहुत कम कर देते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि वोल्टेज और एम्पियर गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल, और उसके हमें दे रखा है कि 1.5 वोल्ट है और उसके एम्पियर आर कितना है, 8 एम्पियर आर है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है समांतर। अब यहाँ पर आपको ये बात नोटिस करनी है कि यहाँ पर समांतर है, श्रेणी क्रम है, क्या है ना। अगर समांतर है तो वोल्टेज उसमें सेम रहता है, ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। समांतर है तो वोल्टेज हमारा फिक्स रहेगा, फिर चाहे 4 सेल हों, 1000 सेल हों, कितने भी हों, अगर समांतर में जुड़े हैं तो जितना एक सेल का ये वोल्टेज है वो सेम रहने वाला है ना। अगर यहाँ पर 6 वोल्टेज होता तो 6 ही रहता, है ना। तो 1.5 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ पर 6 या 3 नहीं होने वाला। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। हमने इसी से पहचान लिया, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर देखिए 4 सेल हैं तो मतलब 4 की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, तो इस तरह से 32 एम्पियर आर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि ईबी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए इंटू आर ए, है ना, आई ए इंटू आर ए वोल्ट्स, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी माइनस आई ए आर ए वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 26 नंबर है, कह रहा है एक इंडक्शन मोटर के अर्थ कनेक्शन के लिए प्रतिरोध की जांच के लिए रख रखाव की अनुसूची की जाती है। तो एक जो हमारे पास इंडक्शन मोटर है, इसके अर्थ कनेक्शन के लिए जो प्रतिरोध है उसकी जांच हम कब से कब तक कर सकते हैं। क्या हम मंथली करेंगे, ईयरली करेंगे, डेली या वीकली। तो हम करते हैं ईयरली, याद रखेंगे वार्षिक, हमें एक साल में ज़रूर चेक करना चाहिए कनेक्शन कैसे हैं कैसे नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है ऑक्सीलेटर में फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया गया है, उपयोग क्यों किया गया है ये आपको बताना है। तो ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि 180 डिग्री जो सिग्नल है उनको 180 डिग्री पर शिफ्ट कर सकें, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, और ये भी मैंने चित्र वाली क्लास में करा रखे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक सक्रिय घटक कौन सा है, एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। और मैंने आपको बताए थे 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका एक्टिव और एक आपका पैसिव, है ना। अब यहाँ पर एक्टिव कंपोनेंट पूछ रहा है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। और पैसिव कंपोनेंट्स इलेक्ट्रीशियन में आते हैं, किसमें, इलेक्ट्रीशियन में आते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव कंपोनेंट पूछ रहा है तो आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा एक्टिव कंपोनेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है ना। अब देखिए ये इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये तो आपका इलेक्ट्रिशियन वाला पार्ट है, तो ये हमारे पैसिव कंपोनेंट हो जाएंगे। क्लियर है ना। आपने LCR का नाम सुना होगा, है ना। यहाँ पर ये इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर ये लगाते हैं, तो किस में आता है, इलेक्ट्रिशियन में आता है। तो याद रखेंगे अगर एक्टिव कंपोनेंट पूछेगा तो आपको ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला कौन सा कंपोनेंट इसमें दिया गया है। तो भाई जाहिर सी बात है जो ट्रांजिस्टर है ना वो इलेक्ट्रॉनिक में आता है, तो इसलिए ये आपका एक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। और ये इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर किस में आता है, इलेक्ट्रिशियन में आता है, तो इसलिए ये पैसिव कंपोनेंट हो जाएगा। क्लियर है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है ना। इंसुलेशन मापने की बात कर रहा है भैया, तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए हम मेगर का ही तो यूज़ करेंगे, है ना। कोई भी वायर हुआ उसका इंसुलेशन अगर हमें टेस्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मेगर का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में अधिकांश अर्धचालक उपकरण सिलिकॉन से क्यों बनाए जाते हैं। तो हाई बैरियर वोल्टेज, है ना, ये इसका रीज़न है, हाई बैरियर वोल्टेज होता है इसलिए इससे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, यहाँ पर दे रखी है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य
कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या होता है इसका, इसका काम होता है रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, है ना, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, और ये चित्र वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इसका पूरा यूज़ क्या होता है ना। तो चित्र में दिखाए गए पैनल को वायरिंग सहायक उपकरण का आपको नाम बताना है। तो इसे हम डिन रेल कहते हैं और हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ये क्या है, ये डिन रेल है ना। और इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसमें हम जो है बिना स्क्रूज़ के, है ना, बिना स्क्रूज़ के हम क्या करते हैं, इसमें कनेक्टर्स के लगाने के लिए इसमें यूज़ में लेते हैं, है ना। चलिए, ग्रोमेट्स का यूज़ क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपके पास पैनल है ना, तो पैनल में क्या होता है, यहाँ पर इन और आउट के लिए वायर का यहाँ पर होल दे रखे होते हैं। तो यहाँ से हम वायर को गुजारते हैं, तो वायर को गुजारने से पहले हम ग्रोमेट पहना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वायर गुजार देंगे तो वो वहाँ पर बॉडी से टच होकर कट सकता है ना, और अर्थ वहाँ पर हो सकता है, यानी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम ग्रोमेट्स पहना देते हैं, जिससे कि वायर बिल्कुल सेफली अंदर जाता है ना। रेस वे क्या होता है, ये हमारा एक तरीका होता है जिससे कि वायर को सेफली हम ले जा सकें रेस वे में डाल करके, है ना। जी चैनल क्या होता है, तो ये जी के आकार का होता है, इसमें हम स्क्रूज़ की मदद से हम कनेक्टर्स को फिट करते हैं। तो मैंने चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उस सब स्टेशन का नाम क्या है जिसके सभी उपकरण क्या हैं, भवन के भीतर है ना। भीतर की बात करेगा तो इंडोर, अगर बाहर की बात करेगा तो आउटडोर, इतना आप याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इंडोर जाएगा क्योंकि भीतर की बात कर रहा है, तो इंडोर सब स्टेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो हम किसका यूज़ करते हैं, जो डीसी स्टार्टर्स होते हैं ना, उनके प्रतिरोध को शुरू करने के लिए हम यूरेका का यूज़ करते हैं। किसका, यूरेका का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त करेंगे। जो इंडक्शन मोटर होती है उसके रोटर में हम वोल्टेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टेटर और रोटर के ट्रांसफार्मर कार्य के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर हम जो वोल्टेज है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग करके निरंतर गति से ड्राइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो हमारी डीसी शंट मोटर होती है। देखिए, अगर बात करेगा किस डीसी जनरेटर का यूज़ हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, तो वो हमारा डीसी शंट जनरेटर होता है। अगर बात करेगा निरंतर गति से ड्राइव करने की, तो वो डीसी शंट मोटर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की क्या विशेषता है। तो मैंने आपको नहीं बताया, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसी में मैंने आपको बताया था वाइंडिंग दो तरह की होती है, पहली लैप वाइंडिंग, दूसरी वेब वाइंडिंग, है ना। इसमें क्या होता है, ए बराबर पी होता है और यहाँ पर ए बराबर 2 होता है। क्लियर है, ये तो आपको बता दिया था मैंने। एंड एक बात और बताई थी मैंने कि इसमें लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है, और इसमें इसका उल्टा हो जाता है, लो करंट हो जाएगा इसमें, है ना, और हाई क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे वेब बाइंडिंग के ही पूछ रहा है ना। देखिए, तरंग का मतलब यहाँ पर आप समझ जाइएगा वेब, है ना, वेब की बात कर रहा है। तो वेब में क्या होता है, लो करंट होता है और हाई वोल्टेज। तो कहाँ पर दिख रहा है, लो करंट और हाई वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसे आप 4 देना। तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी और दोनों बातें आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 कला मोटर यानी 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होता है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपसे पूछेगा 3 फेज के लिए या फिर सिंगल फेज के लिए, है ना। सिंगल फेज के लिए पूछेगा तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, और 3 फेज के लिए पूछेगा तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंगल फेज में पूछेगा तो 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा न्यूट्रल और फेज के बीच में। और अगर 3 फेज की बात करेगा तो इस तरह से होता है ना, आर वाई और बी, है ना, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर हर जगह 120 डिग्री का एंगल बनेगा। किसका, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। 12 3 36 360 पूरा होता है। तो इसलिए तीनों में डिवाइड करेंगे कितना, 120 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 फेज का पूछा था तो कितना आ जाएगा, 120, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सिंगल फेज कहता तो क्या होता, 90, तो हमारा 90 आंसर सही हो सकता था, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर मैंने ट्रेड थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आपके कितना स्कोर रहा है ट्रेड थ्योरी में, क्योंकि ट्रेड थ्योरी ही हमारी मेन होती है ना। बाकी अब हम बात करने जा रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने सही जाते हैं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए,
पहला क्वेश्चन हमारा है विकृति की इकाई क्या है। तो मैंने आपको भाई बता रखा है कि विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है, ये यूनिट लेस होती है। कैसी होती है? यूनिट लेस होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो नो यूनिट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे को पता होगा भैया क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हर किसी को पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई में परिवर्तन कैसे दर्शाते हैं। तो DL और डेल्टा L दो तरह से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर DL मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए ये मैं फास्टली क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है WCS ED, है ना। इसमें क्वेश्चन वही बार बार आते हैं, तो मैं टाइम नहीं लेना चाहता आपका, इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अनुमानक की लागत कौन तैयार करता है। तो एस्टिमेटर। क्या कहते हैं उसे? एस्टिमेटर कहते हैं। एस्टिमेटर मतलब अनुमानक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, πr स्क्वायर। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू हो जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सामान्य माइक्रोफोन। अगर बात करेगा सामान्य माइक्रोफोन का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पर कंडेंसर माइक्रोफोन करके देता तो यहाँ पर इस तरह से बना हुआ होता, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का यूज़ करते हैं। तो स्टार्टर का यूज़ करते हैं। स्टार्टर, है ना, स्टेटर का नहीं, स्टार्टर का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है MCB पहचानना है सिंगल पोल वाली, है ना। सिंगल पोल वाली MCB कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपकी 4 पोल MCB है, ये आपकी 2 पोल MCB है, ये आपकी 3 पोल MCB है, और ये आपकी 1 पोल MCB है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा भाग स्वचालित लोहे को गर्मी से बचाता है। तो थर्मोस्टैटिक स्विच, है ना। थर्मोस्टैटिक स्विच इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। गेट कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, इसलिए मैं फास्टली ले रहा हूँ। तो ये हमारा एंड गेट है। कौन सा है? एंड गेट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर ये बन जाए तो इसका नाम क्या होगा, कॉमेंट में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बॉल पिन हैमर का नाम। तो बॉल पिन हैमर कौन सा है? ये है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी व्यवसाय या व्यवसायों को स्थापित करने के लिए लाभ की आशा में जोखिम उठाने की जो गतिविधि होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम बैंक मैनेजर, मर्चेंट या सेल्फ एग्जीक्यूटिव नहीं कहते, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्यों को पूरा करें। तो देयर इज़ अ प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। प्लेग्राउंड कैसा होता है? ब्यूटीफुल होता है? नहीं। स्पेशियस होता है? नहीं। गुड होता है? नहीं। वो बड़ा होता है ना। तो बिग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस, यानी किसी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं। तो वह कस्टमर होते हैं, है ना। किसी भी व्यवसाय का केंद्र बिंदु क्या है? कस्टमर। अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन आता रहेगा। तो भाई टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी से ही क्या हो रहा है, आजकल की जॉब बदल रही हैं, है ना, बहुत से काम हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उपयुक्त वर्णात्मक शब्द से वाक्यों को पूरा करें। देयर आर अपार्टमेंट इन बाई नेबरहुड्स। तो यहाँ पर अपार्टमेंट कैसा होता है? ब्यूटीफुल होता है? नहीं। एक्सपेंसिव होता है? नहीं। गुड होता है? नहीं। स्पेसियस होता है? कैसा होता है? स्पेसियस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटरों को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने के लिए एक मानक तरीका बताइए। तो वायरलेस तरीके से कनेक्ट करना है मतलब वाईफाई का यूज़ करना है, और वाईफाई की फुल फॉर्म ही होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है व्यवहार का एक कोड है जो सामान्य मूल और व्यावसायिकता पर आधारित है। तो वो कौन सा है? वो आपका कार्यस्थल शिष्टाचार है। क्या है? कार्यस्थल शिष्टाचार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म बतानी है जीपीएस की। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक नियमित गैर ऐप, है ना, गैर ऐप की बात कर रहा है, मतलब जो ऐप ना हो। तो ऊबर एक ऐप है ना, तो ये तो राइट आंसर होगा नहीं। स्विगी भी एक ऐप है। होम कैटरिंग डुंजो भी एक ऐप है, लेकिन होम कैटरिंग कोई ऐप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, कह रहा है रिज्यूमे जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से आया है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है समरी। मैंने आपको बता रखा है, समरी का मतलब संक्षेप। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कार्यस्थल पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं।
तो लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में किस प्रकार के संसाधन मिल सकते हैं। तो इसमें हम कोर्स, स्किल सेंटर, जॉब अपॉर्चुनिटी और भी बहुत कुछ इसमें मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्यस्थल पर शिष्टाचार यानी एटिकेट क्या होता है। तो ये क्या होता है, सहकर्मी के साथ अनौपचारिक यानी कैजुअल व्यवहार, ये तो नहीं होगा। काम के बाहर रोजमर्रा, ये भी नहीं होगा। उचित व्यवहार और कार्यस्थल, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसमें क्या होता है, उचित व्यवहार होता है और कार्यस्थल व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो भैया हर कोई जानता है वेब ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउज़र है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर बहुत उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने में घबराता है, तो उस समय वह क्या करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे इसका आसान जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने कोवर्कर्स के साथ डिजिटल काम करने के लिए कहेगा या फिर अपने दिमाग खुला रखेगा और अपने कोवर्कर्स को सीखने के लिए कहेगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो और उसे संभालने के लिए आपको अच्छा तरीका क्या है। उस व्यक्ति को दोष देना, दोष नहीं देंगे, चर्चा करना और उसको समाधान ढूंढना। बिल्कुल सही, आपको चर्चा करनी है और उसका समाधान ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है, तो वो कौन सा है। समय पर ऑफिस नहीं पहुंचना, ये तो एक गलत बात है ना। फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात करना, ये भी गलत बात है। डेस्क पर टैप करना, ये भी गलत बात है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्यस्थल को साफ़ सुथरा बनाए रखना, है ना। तो कार्यस्थल में से जो कार्यस्थल कौशल होता है उसमें एक अच्छी बात यही है कि कार्यस्थल को साफ़ सुथरा बनाए रखना, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है आप स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं, है ना। तो स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं, स्वरोजगार के बारे में तो सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला है ना। अपने विचारों को एक छोटे पैमाने पर ट्राई करके शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, लॉक कर दिया जाए, क्योंकि इसमें हमें बोला गया है अपने विचारों को एक छोटे पैमाने पर पहले ट्राई करो, है ना, क्योंकि बड़े तो कर नहीं सकते। अगर करेंगे, आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप छोटे पैमाने पर ट्राई करो। अगर काम कर जाता है तो उसे धीरे धीरे बढ़ाओ और साथ में आप शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज होते हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है लर्निंग के बारे में सोचते समय खुद को क्या प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। क्या आप ऐसा कहेंगे कि ये बहुत कठिन है, ऐसा नहीं कहना है। मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल है, ऐसा भी नहीं कहना है। समय की बर्बादी है, ऐसा भी नहीं कहना है। मैं बेहतर तरीके से सीख सकता हूँ और समझ सकता हूँ, ये आपको सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, तभी आप कर पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है Naukri.com, यदि आप Naukri.com के माध्यम से नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, सूचीबद्ध सभी नौकरियों के लिए अप्लाई कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उन सभी शहरों का चयन करेंगे जहाँ नौकरी है, ऐसा भी नहीं करना है। नौकरी विवरण के साथ कौशलों का मिलान करेंगे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास जो चीज़ें, जो स्किल हैं उनको आप नौकरी के जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उससे मैच करिए, जहाँ पर मैच करता है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसा करने से आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कार्यस्थल पर रिसोर्स से संबंधित कुछ समस्याएँ क्या हैं, है ना। तो देखिए वो होता है कम मशीनों के लिए अधिक जगह या मटेरियल एवं स्थान की कमी, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एंड स्पेस, ये आपका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है एक मशीन ऑपरेटर के रूप में अपनी मशीन के साथ काम करते समय आप पाते हैं कि मशीन ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करेंगे। समस्या का कारण और हल करने के लिए उपाय खोजने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। दोस्त के लिए किसी दूसरे को दोष देंगे, ऐसा नहीं करना है। इग्नोर भी नहीं करना है ना। हाइड भी नहीं करना है, मशीन को छिपा रहे हैं आप, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रीन जॉब्स क्या हैं। अब ग्रीन जॉब्स का मतलब ये नहीं कि हरी नौकरियों की बात हो रही है ना। ग्रीन जॉब्स का मतलब होता है जो संसाधन और पर्यावरण की मदद करती है। देखिए ऐसी जॉब संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है यदि आप विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से उद्यमी कौन है। तो भाई आनंद महिंद्रा को कौन नहीं जानता है ना। आनंद महिंद्रा को कौन नहीं जानता है, वो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है,
है ना, तो ये उद्यमी है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को कह रहा है करियर ग्रोथ और के लिए हमें बनने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी और न्यू स्किल्स है ना, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी और न्यू स्किल्स है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, स्थायित्व और नए कौशल। क्लियर है ना। तो इस तरह से आपने देखा एम्प्लॉयबिलिटी के भी टोटल 25 क्वेश्चन हमने ईजिली कवर कर लिए हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ सबसे पहली बात कि आपका 75 क्वेश्चंस में से स्कोर कितना रहा है ना, ये आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए है ना, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि स्टूडेंट्स का क्या स्कोर रह रहा है ना, जिससे कि मैं उसी लेवल के क्वेश्चंस को लाऊं। क्लियर है। तो कमेंट जरूर करिएगा, अपना स्कोर जितना भी है रियल और जेन्युइन ही करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने 75 बता दिया, हाँ अगर सही गए हैं तो ज़रूर आप 75 बताइए, लेकिन सही बताइएगा, ओके, तो जिससे कि मुझे भी पता लगे। ओके, तो कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताएं। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी इन वीडियोज़ को देख करके अपना फ़ायदा उठा पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आज ऐसे ही मॉडल पेपर और आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आप एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे अपने CBT एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।